एक शुरुआती सवाल है कि क्या ऐसा हो सकता है कि किसी आरोपी का कभी कोई शोषण ना हो, उसके ऊपर झूठा केस ना लगे और लगे तो उस झूठ को पकड़ने का तंत्र पूरी तरह से विकसित हो। जिसने जितना गलत किया है केवल उतना ही उसको सजा दी जाए, न ज्यादा और न कम। आईओ की, पब्लिक प्रोसिक्यूटर की, जज की, सबकी अपनी अपनी कानूनी मर्यादा हो जिसको लांघा ना जा सकता हो। इस पर हमारा जवाब है कि हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने इस दिशा में कोशिश तो शुरू की है। जिन नियमों से, कानूनों से लोग वाग कराहा रहे थे, उनकी जगह नए और अधिक संवेदनशील नियम दिए हैं। संभव है कि आप में से कुछ लोग इस बाबत पहले से जानते रहे होंगे। हम आपको बताना चाहते हैं कि सीजेआई ऐसे बोबड़े, जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस एस रविंद्र भट्ट ने स्वयं कॉग्निजेंस लेकर एक केस को डिसाइड किया है और जिस केस में उन्होंने स्वयं संज्ञान लेकर सुनवाई की है वह है सुओ मोटो रिट क्रिमिनल नंबर 1 ऑफ 2017। इस केस का टाइटल है इन री टू इशू सर्टेन गाइडलाइंस रिगार्डिंग इनएडिक्वेसीज एंड डेफिशिएंसीज इन क्रिमिनल ट्रायल्स वर्सेस द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। सवाल है कि ऐसी कौन जरूरत आन पड़ी कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा सारा कानून बदल डालने का इतना बड़ा काम करने का आह्वान हुआ और उसको आदेश करना पड़ा। जवाब है कि भारत के हर प्रदेश में अलग अलग तरह से ट्रायल होल्ड किए जा रहे हैं। न सिर्फ हर प्रदेश में बल्कि कुछ जिला जजों के दरबार में तो उन्होंने अपनी अलग सीपीसी विकसित कर ली है। पूरे भारत में कानून एक है पर अदालतों के लिए विधियां अलग अलग चल रही हैं। इस केस में सुप्रीम कोर्ट सारे देश की हर अदालत के लिए एक विधि निश्चित करने का प्रयास कर रहा है और उसी दिशा में उन्होंने एक आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत सुप्रीम कोर्ट ने ड्राफ्ट क्रिमिनल रूल्स ऑन प्रैक्टिस 2021 नाम से एक नई नियमावली बनाई है और ये पूरे के पूरे क्रिमिनल रूल्स 5 चैप्टर्स में बांटे हुए हैं। इन 5 चैप्टर्स के नाम हैं, पहला चैप्टर है इन्वेस्टिगेशन के बारे में, दूसरा चैप्टर है चार्ज फ्रेमिंग के बारे में, तीसरा चैप्टर है ट्रायल के बारे में और चौथा चैप्टर है कि ट्रायल के बाद जजमेंट कैसे दिया जाएगा। अंतिम और 5वां चैप्टर है मिसलेनियस के बारे में जिसमें बेल आदि की चर्चाएं की गई हैं, बेल को कैसे दिया जाना चाहिए, सेपरेशन ऑफ प्रोसिक्यूशन एंड इन्वेस्टिगेशन, इसके बाबत भी कोर्ट ने निर्देश जारी किए हैं। साथ ही यह भी देखने के लिए कहा है कि जो मैटर्स कोर्ट के सामने पेंडिंग होते हैं उनमें बहुत जल्दी से जल्दी डिस्पोजल किया जाए, यानी कि एक्सपीडिशियस डिस्पोजल के बारे में। इंडियन लीगल सिस्टम से सहायता पाने के लिए इसका मेंबर होना जरूरी है। जब आप सामने लिखे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज भेजते हो तो तत्काल ही आपको विधि लिखकर भेज दी जाती है जिसके द्वारा आप हमारे मेंबर बन सकते हैं और हमारी सर्विसेज का लाभ लेते रह सकते हैं। इसलिए केवल व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा ही संपर्क करें। सवाल है कि इन दिए गए चैप्टर्स में क्या क्या विषय डिस्कस किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जो नई गाइडलाइंस बनाई हैं, 2021 की गाइडलाइंस बनाई हैं, उन्हें इन चैप्टर्स में बांटा गया है। इन चैप्टर्स को क्लॉजेस में बांटा गया है और क्लॉजेस को रूल्स में बांटा गया है। उदाहरण के लिए चैप्टर 1 का दायरा है इन्वेस्टिगेशन के बारे में और इन्वेस्टिगेशन में भी 4 क्लॉजेस हैं। पहला क्लॉज है कि अब आगे से हर एक एमएलसी, हर एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट तथा इंक्वेस्ट रिपोर्ट, जिसको पंचनामा कहते हैं आप लोग, इन सब के साथ मानव शरीर का एक स्केच हुआ करेगा जो एक समान प्रिंटेड फॉर्मेट पर होगा और यह मानव शरीर को आगे से और पीछे से सभी तरह से दिखाएगा और आईओ को जो चोट वगैरह लगी हुई है उसी जगह पर भरना होगा कि कहां पर कैसी और कौन सी चोट लगी हुई है। दूसरा क्लॉज है पुलिस कस्टडी का या पुलिस एक्शन का। जब इस दौरान किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके लिए किए जाने वाले पोस्टमार्टम की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करवानी अब जरूरी होगी। फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के इस रिकॉर्ड को रखे जाने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने नियम बनाए हैं कि उनको कैसे रखा जाए, कैसे दोबारा उनका रेफरेंस दिया जाए। तीसरा क्लॉज है नक्शा मौका का। आप जानते ही होंगे आईओ इस नक्शा मौका को बनाने में कितनी लापरवाही करते हैं। नए नियम कहते हैं कि हर एक नक्शा मौका को आईओ अपने हाथ से बनाएगा, उसमें घटना का स्थान दिखाएगा, मृतक, चोटिल या पीड़ित व्यक्ति के शरीर को पाए जाने का स्थान भी दिखाएगा, वहां से जो भी बॉडी फ्लूइड्स मिले होंगे, सीमेंट मिला है कि ब्लड मिला है कि स्लाइवा मिला है, उनके पाए जाने के स्थान को दिखाएगा, गोली वगैरह दिखाएगा या उस समय जब वो मुआयना कर रहा था और घटना हो रही थी उन दोनों समयों के प्रकाश
प्रकाश का स्रोत भी दिखाएगा कि कहां से रोशनी आ रही थी और उसने कैसे इन्वेस्टिगेशन किया, कैसे घटना हुई, कैसे सबूतों को ढूंढा गया। आसपास की दीवारों को, गड्ढों को, चारदीवारियों को, पेड़ों को, झाड़ियों को या इसके अलावा जो भी ऊंचाइयां, गहराइयां और स्थितियां होंगी उनको भी अब इस नक्शा मौका में दिखाया जाना जरूरी होगा। चौथा क्लॉज है सेक्शन 173, सेक्शन 207 और सेक्शन 208 CRPC में दिए जाने वाले डॉक्यूमेंट्स का। आप में से अधिकांश व्यक्ति इन समस्याओं से पीड़ित रहते हैं। आईओ ने आपको फला डॉक्यूमेंट नहीं दिया है तो कोर्ट ने रख लिया है। 164 की स्टेटमेंट तो बड़ी मुश्किल से प्राप्त हो पाती है। नए नियमों के तहत आरोपी को सेक्शन 161, सेक्शन 164 CRPC के बयान, आईओ द्वारा जब्त किए गए तमाम डॉक्यूमेंट्स, वस्तुएं और एग्जिबिट्स, ये सब के सब उसको दिया जाना कंपलसरी होगा। आईओ को यह भी स्पष्ट करना होगा कि क्या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट, ऐसी वस्तु या ऐसा एग्जिबिट है जिसे वह आरोपी के खिलाफ आरोप को सिद्ध करने के दौरान इस्तेमाल नहीं करना चाहता है। और ये सारी बातें पहले चैप्टर में लिखी गई हैं और यह चैप्टर इन्वेस्टिगेशन को कवर करता है, तफ्तीश को कवर करता है। उसके बाद आरोपी को मिलने वाले डॉक्यूमेंट्स, वस्तुएं और एग्जिबिट्स के बारे में तमाम तफसीलें देता है। तो अगला सवाल है कि कोर्ट में आने के बाद, डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिए जाने के बाद क्या कोर्ट की कार्रवाई में भी कुछ फेरबदल किया गया है? और हमारा जवाब है कि हाँ, किया गया है। कोर्ट की कार्रवाई को लेकर चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 और चैप्टर 5 में बात की गई है। चैप्टर 2 में चार्ज लगाने की बात है, चैप्टर 3 में ट्रायल होल्ड करने की बात है और चैप्टर 4 में जजमेंट को लिखे जाने की बात बताई गई है। अब जैसा कि अब तक होता रहा है, अब आगे से मजिस्ट्रेट और जजेस आंख बंद करके चार्ज नहीं लगा सकेंगे। अब हर एक चार्ज को CRPC के शेड्यूल 2 के फॉर्म 32 में जज को अपना दिमाग लगाकर खुद भरना होगा। सुप्रीम कोर्ट के नए नियमों के तहत यह कंपलसरी बना दिया गया है कि अब हर एक चार्ज को जज अपने हाथ से भरेगा और जिस तरह से शेड्यूल 2 के फॉर्म 32 में दिया गया है उस तरह से भरेगा। चैप्टर 3 के क्लॉज में बताया गया है कि गवाहों की पूरी गवाही कोर्ट के कंप्यूटर पर दर्ज की जाएगी। गवाह की भाषा इंग्लिश ना होने पर जज को उसका अनुवाद या तो खुद करना होगा या ट्रांसलेटर की सहायता लेनी होगी। इसके लिए हर एक कोर्ट में ट्रांसलेटर नियुक्त किए जाएंगे। एक समय में एक से अधिक केसेस में गवाही रिकॉर्ड नहीं करवाई जा सकेगी। आप देखते होंगे आजकल बहुत सारी ऐसी कोर्टें होती हैं जहां एक तरफ स्टेनो लिख रहा है, एक तरफ रीडर लिख रहा है, एक तरफ जज लगा हुआ है। एक समय में अनेक अनेक कोर्टों की गवाहियां चल रही हैं। अब ऐसा नहीं होगा, एक समय में एक गवाही कोर्ट के अंदर चला करेगी। चैप्टर 3 के क्लॉज 7 में रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस तथा गवाहों के फॉर्मेट्स के बारे में बताया गया है। गवाहों की गवाही को रिकॉर्ड करते समय हर एक कोर्ट अपनी मर्जी से प्रदर्श वगैरह नियम लिखवा दिया करता था, लेकिन अब उसके लिए नए नियम बना दिए गए हैं। प्रोसिक्यूशन के सब विटनेसेस को PW1, PW2 वगैरह लिखा जाएगा। डिफेंस के सब गवाहों को DW1, DW2 वगैरह लिखा जाएगा और जो कोर्ट विटनेसेस होंगे जिन्हें कोर्ट ने बुलाया होगा उनको CW1 और CW2 वगैरह लिखा जाएगा। सामने आप स्क्रीन पर देख रहे हो लिखे जाने का नियम। क्लॉज 8 में आगे बताया गया है कि प्रोसिक्यूशन के गवाहों के जितने भी एग्जिबिट्स होंगे उनको लिखवाने का तरीका रहेगा एग्जिबिट P1/PW1, यानी कि PW1 ने जो एग्जिबिट P1 लगाया है, जब दूसरा लगाएगा तो उसे लिखेंगे एग्जिबिट P2/PW1। इसी तरह से डिफेंस के विटनेसेस का होगा D1/DW1, एग्जिबिट C1/CW1। ये सब अलग अलग रूप से लिखे जाएंगे। ये विधि अब निश्चित कर दी गई है। क्लॉज 10 में बताया गया है कि कन्फ्रंटेशन या कॉन्ट्राडिक्शन वगैरह के उद्देश्य से सेक्शन 161 या सेक्शन 164 का संदर्भ देते समय वह पूरा वाक्यांश ही लिखवाया जाएगा। जैसे आपने अपने बयान अंडर सेक्शन 161 CRPC में कहा था, आरोपी आया, उसने पीड़ितों के ऊपर तेल छिड़का और आग लगा दी, तो यह पूरी की पूरी बात आपको वहां रेफरेंस देते समय लिखवानी होगी। अब ऐसा नहीं लिखवाया जा सकेगा कि हमने देखी यह बात जो उसने कोर्ट में कही, यह पहले सेक्शन 161 में नहीं कही थी, यानी कि पूरे के पूरे सेक्शन 161 के बयान को अब एग्जिबिट नहीं करवाया जा सकेगा। उसके वाक्यांश को लेकर, ऐसे ही सेक्शन 164 में उसके वाक्यांश को लेकर कन्फ्रंटेशन या कॉन्ट्राडिक्शन करवाया जाएगा। रूल में आगे लिखा है कि यदि कोई ऐसा वाक्यांश बहुत लंबा है तो जज उसकी शुरुआती शब्द और उसके अंतिम शब्द खुद बोलकर लिखवाएगा। पूरी की पूरी सेक्शन 161 या सेक्शन 164 की स्टेटमेंट को मार्क नहीं किया जाएगा। चैप्टर 4 में जजमेंट के बारे में दिया गया है। चैप्टर 4 के क्लॉज 12 में बताया गया है कि जजमेंट में
किस फॉर्मेट का प्रयोग किया जाना है और लगता है कि इसका मकसद अपीलेट कोर्ट की सुविधा को देखना है ताकि सिर्फ देखने भर से पता लग सके कि ट्रायल कोर्ट क्या कहना चाहता है। क्लोज 13 में हियरिंग ऑन सेंटेंस के बारे में बताया गया है। यह एक कोर्ट की पावर है और इसमें आरोपी को सजा देने से पहले उसे सुनवाई का अधिकार होता है। क्लोज 14 में कोर्ट के कर्तव्यों के बारे में बताया गया है कि कन्विक्शन के समय क्या क्या किया जाना चाहिए और यदि आरोपी का एक्विटल हुआ है तो उस समय क्या क्या किया जाना चाहिए। जजमेंट में किन किन बातों को विस्तार से समझाया जाना चाहिए और क्लोज 15 में लिखा गया है कि सारे जजमेंट को अलग अलग पैराग्राफ में बनाकर अलग अलग बातों को लिखा जाना चाहिए। अंत में चैप्टर 5 में मिसलेनियस विषय लाए गए हैं। इनमें से प्रमुख है बेल। बेल के बारे में कहा गया है कि इसकी पहली सुनवाई के 3 से लेकर 7 दिनों में इसको डिसाइड कर दिया जाना चाहिए। आजकल बेल एप्लीकेशंस आपने देखा होगा महीनों चलती रहती हैं, कई महीनों तक चलती रहती हैं। यह गलत तरीका है और यदि यह 3 से 7 दिन के भीतर डिसाइड नहीं होती है तो जज को कारण लिखना होगा, उसी अपनी ऑर्डर शीट में लिखना होगा। क्लोज 18 में प्रोसिक्यूशन और इन्वेस्टिगेशन के पार्थक्य की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया है। जो लोग केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं वे कोर्ट में उसे प्रोसिक्यूट ना करें। और अंत में क्लॉज 19 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने उन बातों की ताकीद भी की है जो मुकदमों के जल्द निपटारे के लिए जरूरी है। यह सुप्रीम कोर्ट का एक अच्छा कदम है जिसका स्वागत होना चाहिए, लेकिन इस देश में ऐसे मजिस्ट्रेटों की और ऐसे ट्रायल कोर्ट के जजों की कमी नहीं है जो अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार की जजमेंट पास होने के बावजूद आजकल भी इजलास लगाकर बेल एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर रहे हैं। हाई कोर्ट्स को ऐसे लोगों पर सख्ती करनी चाहिए और इन नियंत्रित ट्रायल कोर्ट्स पर लगाम लगाने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए ताकि आरोपियों को कुछ राहत दी जा सके, जो कि सुप्रीम कोर्ट के इस केस की मंशा भी है। आपकी तरह बहुत से व्यूअर्स कानून को लेकर भ्रम के शिकार हैं। उन्हें नहीं पता कि सही रास्ता क्या है। उनके वकील उनसे बात छुपाते हैं, कोर्ट में उनकी बात सुनी नहीं जाती है। ऐसे में आप अपनी मुश्किल को हमसे पूछकर हल कर सकते हैं। हम अपने मेंबर्स के लिए कानून का पथ प्रदर्शन करते हैं, उनके लिए कंसल्टेशन देते हैं, रिटर्न कंसल्टेशन देते हैं, इंटेंसिव कंसल्टेशन देते हैं। बेल, प्रिंट, क्रॉस एग्जामिनेशन, रिप्लाई, प्लीडिंग, आर्गुमेंट्स आदि में हम अपने क्लाइंट्स की सहायता करते हैं। यदि आप नए एडवोकेट हैं तो भी हम आपका पूरा सहयोग करते हैं और आपको कोई मुश्किल नहीं आने देते हैं। सारे भारत देश से केसेस, सवाल, सहयोग की पुकार हम तक आती है और हम उसे पूरा करने में जुटे रहते हैं। हम आपकी सहायता भी करेंगे। आप हमें अपनी मुश्किल तो बताइए, हम इसके लिए प्रणबद्ध हैं। आप हमें अपनी कानूनी जरूरतें बताएं। हमारी वेबसाइट है indianlegalsystem.org। इस पर सभी महत्वपूर्ण जानकारियां आपकी सरल भाषा में दी गई हैं। उन्हें पढ़ें और सीखें। आपका ज्ञान आपका हथियार है। इस चैनल की हर एक वीडियो में फॉल्स एलिगेशन से बचाव की युक्ति दी गई है, उसे देखें, वह आपकी सहायता करेगी। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई नई वीडियो आपसे छूट न जाए। हम आपसे अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्रणाम।